हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे टेक्स्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक ई फीलिंग आरटीआर। हम कैसे फील करते हैं आरटीआर 1 एंड 2, ये हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो मैंने पिछली वीडियो जो कल वीडियो डाली है उसके अंदर मैंने आपको करवाया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फुल सिलेबस रिविजन वीडियो। आइए कल संडे को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आपको देखनी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन एंड फीलिंग ऑफ रिटर्न ऑन ऑफ इनकम। हम कैसे फील करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? रिटर्न ऑफ इनकम इज दैट फॉर्मेट इन विच द एसएससी फर्निश इनकम एज टू द टोटल इनकम टैक्स पेबल। द फॉर्मेट ऑफ फीलिंग ऑफ रिटर्न बाय डिफरेंस इज नोटिस्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स। जो ये रिटर्न ऑफ इनकम है, इसका जो फॉर्मेट है ये एसएससी फर्निश करता है इन्फॉर्मेशन जो है हमारी टोटल इनकम एज अ टैक्स पेबल। इसका फॉर्मेट होता है रिटर्न ऑफ फिलिंग। जब हम रिटर्न ऑफ आरटीआई फिल करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फिल करते हैं, तो ये रिटर्न ऑफ इनकम कब फिल किया जाता है? जब आपका जो टैक्स होता है वो ज़्यादा काट लिया जाता है, जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आपका टैक्स काट लिया है, तो तब हम रिटर्न ऑफ इनकम फील करते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम मैं आपको है ना मतलब समझाना चाहती थी एज प्रैक्टिकल वे में, बट वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाई। मतलब वो मुझे रिटर्न ऑफ इनकम का फॉर्म पता है कैसे निकालते, फिल भी करते, वो भी पता है, बट क्या हुआ कि वो चीज़ मैं आपको लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं करवा पा रही हूँ। वो मुझे मिल नहीं रही है किस टाइप से हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो सॉरी, मैं वो मतलब मैं ये चाहती थी कि आप लोगों को मैं बिल्कुल फिल करके बताऊँ कि कैसे फिल करते हैं, बट वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। बट जब भी मेरे पास होगा कि मैं अवेलेबल करवा पाऊँ आपको, तो मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगी। आज फिर हम करेंगे वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम। वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल एच ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, और एन आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। सेक्शन 139 1, every individual HUF AOI BOI or an artificial judiciary person shall be filled the return of on before due date of his total income or the total income of any person if the income without giving effect to the provision of section 80C to 80U exceed the maximum amount which is not chargeable in the income tax। इसके अंदर क्या आता है? जो भी एवरी इंडिविजुअल है या फिर बॉडी ऑफ एसोसिएशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर मतलब आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ये जो भी हैं ये पर्सन शैल बी फाइल, ये फिल कर सकते हैं जो रिटर्न ऑफ जो भी हमारा बिफोर ड्यू डेट से पहले हम इसको फिल कर सकते हैं। वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम जिसको हम बोलते हैं, जो ड्यू डेट होती है रिटर्न ऑफ इनकम की पे जो भरने की होती है उससे पहले भी हम इसको वॉलेंट्री हम रिटर्न ऑफ इनकम फिल कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न बाय ए कंपनी और ए फर्म। जब हम रिटर्न बाय ए कंपनी कोई रिटर्न करती है, कंपनी या फर्म करती है, तो एवरी कंपनी और अ फर्म शैल बी फर्निश और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉसेज इन एवरी प्रीवियस ईयर। हर एक प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी फर्निश किया जाता है बिफोर ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है उससे उससे रिटर्न ऑफ इनकम उस रिस्पेक्ट में इनकम और लॉस इन एवरी प्रीवियस ईयर जो भी होता है वो उसके अंदर फिल किया जाता है। रिटर्न बाय द ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सनस हैविंग एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी एसेट्स हैं वो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया के अंदर, तो हम रिटर्न फिल कर रहे हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कोई, तो एनी ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सनस हुज एट एनी टाइम डिफरेंट द प्रीवियस ईयर ए होल्ड एज ए बेनिफिशियल ओनर or otherwise any assets locked outside India has been signed authorities in any account locked outside India। मतलब कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी मतलब होल्ड की किसी ने बेनिफिशियली ओनर है कोई, अदरवाइज एनी एसेट्स लॉक की गई हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर, तो वो साइंड अथॉरिटी होगी। अकाउंट लॉक्ड बाय आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के अंदर अकाउंट होगा। ए बेनिफिशियरी ऑफ एन एसेट्स लॉक्ड आउटसाइड इंडिया, कोई भी आउटसाइड इंडिया के अंदर आपके एसेट्स हैं, शेल फर्निश और नोट फ्रॉम द ड्यू डेट और रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर। और रिटर्न फिल कर सकते हैं हम ड्यू डेट से पहले। एक बात याद रखना, इसके अंदर हम सिर्फ मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। इसके अंदर ज़्यादा कोई एक्सप्लेनिंग चीज़ें नहीं है, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद है रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ चार्जेबल टैक्स, चार्जेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा जो भी हैं। इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए चैरिटेबल और रिलीजन ट्रस्ट एक्सीड द, मतलब जो उनकी टोटल इनकम है वो जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट होती है उनकी नॉन टैक्सेबल उनकी मिनिमम लिमिट है, इट्स शेल बी फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर फॉर ड्यू डेट। वो अपनी जो ड्यू डेट है उससे पहले वो
भर सकते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। उसके बाद रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ a political party, the chief executive officers or every political party, the total income of the पार्टी एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, जो टोटल इनकम है पार्टी की वो एक्सीड कर रही है मैक्सिमम अमाउंट जो हमारी टैक्स की होती है, तो इसके अंदर इज़ नो चार्जेबल, वो चार्जेबल नहीं होगी टैक्स के अंदर। फर्निश या रिटर्न ऑफ इनकम, हम वो जो फर्निश होती है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर और फॉर बिफोर द ड्यू डेट हम उसको फिल कर सकते हैं। रिटर्न बाय अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन ने रिटर्न कर दिया, तो इफ़ द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन amount which not chargeable to tax, furnish a return of income of the previous year on the before the due date, तो जो ड्यू डेट से है उसके अंदर हम फर्निश कर सकते हैं, वो चार्जेबल ऑफ टैक्स नहीं होगी। उसके बाद मैंडेटरी क्या है, रिक्वायरमेंट्स फिल टू, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम फिल कर रहे हैं रिटर्न ऑफ इनकम, क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। अ पर्सन शैल बाय मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू द फाइल ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हैज़, अगर उसका प्रीवियस ईयर के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो मैंडेटरी है कि उसको फाइल ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम उसको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले डिपॉजिट मोर देन करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद ए बैंक कोऑपरेट बैंक, आपने डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे करंट अकाउंट के अंदर जो आपने मेंटेन किया है कोऑपरेट बैंक के अंदर। इनकर्ड मोर देन 2 लाख, अगर इनकर हुए मोर देन 2 लाख 2 लाख से ज़्यादा हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल, फॉरेन कंट्री के अंदर आपने ट्रैवल किया है तो आप उसको उस केस में आप उसको फिल कर सकते हैं। इनकर्ड में मोर देन 1 लाख टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल पे किया हुआ है तो आप उसको रिटर्न ऑफ रिक्वायरमेंट है कि आप फिल कर सकते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। इसके बाद है इफ़ ही fulfill such other conditions may be prescribed, persons being resident mother other than the RNOR having any assets looked outside in India, signs authorities in any other accounts located outside India as a beneficiary of an assessing looked outside India. Individual है HUF association of a person body of individual and artificial judici person having a total income एक्सीडिंग, उसकी जो टोटल इनकम वो एक्सीड कर गई एजम्पशन लिमिट से बिफोर हैविंग इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन चैप्टर, तो जो हमारी एजम्पशन से ये दी गई हैं तो आप रिटर्न ऑफ इनकम फिल कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है, इफ़ एनी पर्सन हु हैज़ सब्सटेंट अ लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर अंडर द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट सब्सलेटिव बिजनेस, सब्सलेक्टिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, कैपिटल गेन, एनी ऑन owned, maintain, raise prices, claim that the loss should be carried forward by the should furnish a return of loss or before the due date। जब आपके पास प्रॉफिट और गेन ऑफ ए बिजनेस के अंदर आपको कोई लॉस हो रहा है उस साइड के अंदर तो आप रिटर्न ऑफ लॉस भर सकते हैं, ड्यू डेट से पहले भर सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं। ड्यू डेट फॉर फुलफिलिंग रिटर्न, क्या ड्यू डेट होती है फुलफिलिंग रिटर्न की, हम रिटर्न कब भर सकते हैं फिलिंग रिटर्न्स। वेयर द SSC 1 कंपनी और अ पर्सन whose accounts are required by the audited, उसके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट करवा दिए गए हैं। अ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म whose accounts are required to the audit under the act, अगर कोई भी वर्किंग पार्टनर है उसका मतलब रिक्वायरमेंट हो रही है कि आपके जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो आप ड्यू डेट से पहले आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। SSC who is required to furnish a reporting from CA regarding internal transactions अक्टूबर 31 अक्टूबर टू ऑफ असेसमेंट ईयर, जो भी CA है उससे आपने इंटरनल ट्रांजेक्शन्स के द्वारा जो भी आपने फर्निश करवाई है आपकी रिपोर्ट्स, तो आपको ड्यू डेट आप फिल कर सकते हैं। इन अदर केसेस 31 जुलाई को आप अगर कोई इनसे कोई अलग केस है रिटर्न ऑफ इनकम मतलब आपको फिल करना है तो आप 31 जुलाई से पहले आप भर सकते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए आप के कोई भी पैसे आए हैं, जैसे आप रिटायर हुए हो उसके पैसे आपके अकाउंट्स में आए हैं, तो रिटायरमेंट के जो पैसे आते हैं मान लीजिए आपके 20 लाख रुपए आए हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फिल करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स काट देगी गवर्नमेंट। टैक्स काटने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे तो ये पेंशन आई है या जो मेरे मतलब पेंशन आया हूँ मैं तो उसकी वजह से मेरे ये कटे हैं, तो आप रिटर्न ऑन जो इनकम होता है वो आप 31 जुलाई से पहले आप उसको फिल कर सकते हो और आपने जो पैसे आपके ज़्यादा कटे हैं वो आप अपने मंगवा सकते हो। ड्यू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ बिल ऑफ रिसीव ITR from assessment year 2021 and 2022 onwards of 31st December of the assessment year before completing of assessment whichever is earlier, जो भी अर्लियर होगा आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) बाय प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, नोटिस वेयर अंडर
रिटर्न फील्ड जब हम नोटिस देते हैं, असेसमेंट ऑफिसर्स असेसमेंट ईयर प्रिस्क्राइब्ड इनकम अथॉरिटीज में भी सर्वे नोटिस एनी ऑन एनी पर्सनस हु आर फर्निश रिटर्न रिक्वायरमेंट हिम एज अंडर। जो रिटर्न रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, रिक्वायरमेंट क्या क्या और कंडीशन क्या क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है, टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कंडीशन क्या है, बुक आर सोल्ड नॉट रिलेटेड टू बी अ पीरियड मोर देन 3 years prior टू द प्रीवियस ईयर, जो आपके मोर देन 3 years होना चाहिए prior टू द प्रीवियस ईयर से। इसके बाद टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन रिटर्न इंक्लूडिंग ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी रिक्वायर होंगी वो इंक्लूड की जाएंगी। इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर प्योर अप्रूवल ऑफ ICT is necessary before requiring the SSC to furnish a statement of assets and liability not included in the books of accounting। प्योर जो भी अप्रूवल होता है ICTI का इस नेसेसरी होता है, वो रिक्वायरिंग SSC ऑफिसर्स एंड स्टेटमेंट जो होती है हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी की वो देनी पड़ेगी, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। इस कंडीशन है ये। तो द माइनर ऑफ फर्निशिंग द मैनर्स क्या क्या है, मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, क्या क्या मैनर्स है, किन किन मैनर के अंदर आप अपने जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो फर्निश कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सन, कंडीशंस, मैनर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहले कौन सा पर्सन है, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू द ऑडिट अंडर द सेक्शन, इसके अंदर अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट करवाने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। एनी इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ऑफ, मतलब कोई इंडियन रेजिडेंट है, उसकी एज है 80 years और मोर देन एनी ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर उसकी ज़्यादा है तो आप उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ITR 1 फिल करनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। जो भी ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अंडर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटिंग द डाटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म ऑफ ITR भी के हम फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हैं। इन अदर केसेस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम इसको फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर। तो भी ट्रांसमिटिंग द डाटा इन इलेक्ट्रॉनिकली वे में हम उसको डाटा को ट्रांसफ़र कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। ट्रांसमिटिंग द डाटा इलेक्ट्रॉनिकली एंड 3 आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन, फिर हम उसको वेरीफाई कर देंगे। कंपनी फॉर ITR 6, कंपनीज़ के लिए कंपनी फॉर्म क्या होगा, ITR 6 इन ऑल केसेस वही इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर के थ्रू हम इसको फिल कर सकते हैं। एक पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो हम इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम ITR फिल कर सकते हैं। और इन अदर केसेस इलेक्ट्रॉनिक अंडर वही है, इलेक्ट्रॉनिक अंडर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम कर सकते हैं। ट्रांसमिटिंग द डाटा इन विद रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड्स के थ्रू हम अपने वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रांसमिटिंग द डाटा एंड रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड दिस आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न, सो हम सबमिट कर सकते हैं फिर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप और अदर पर्सनस हु इज रिक्वायर्ड टू फिल रिटर्न ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ITR 5 के अकॉर्डिंग अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू द ऑडिटेड, जो भी अकाउंट्स हैं वो आपको ऑडिट करवाने पड़ेंगे। 44AB ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है कि आपके जो बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि आपका बिजनेस, आपकी कंडीशन कैसी चल रही है। ऑडिट के लिए एक बंदा अलग होता है हर एक बिजनेस के अंदर। इसके बाद है ये इलेक्ट्रॉनिक अंडर डिजिटल सिग्नेचर हम कर सकते हैं। इन अदर केसेस के अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद ट्रांसमिटिंग कर सकते हैं डाटा को इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर, वेरीफाई कर सकते हैं कोडिंग को। ट्रांसमिटिंग द डाटा एंड रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ इन फॉर्म ऑफ ITR 5 के थ्रू हम इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ाया है प्रिपरेशन एंड फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगली वीडियो होगी इसका सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम करेंगे ई फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका सेकंड पार्ट में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।